अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब आरिफ। नाज़रीन, जिस एपीसी का तज़किरा पिछले एक महीने से चलता आ रहा था अपोजिशन की जानिब से, बिलखुसूस अगर बात की जाए मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से, तो आज बिलाखिर एपीसी की जानिब से जो एक कॉल दी गई थी उस पर तमाम जमातें इकट्ठी हुई और मौलाना फजल रहमान साहब उस एपीसी को लीड कर रहे थे। अब कहा यह जा रहा था कि चेयरमैन सेनेट की तब्दीली, हुकूमत मुखालिफ तहरीक, इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने का फैसला, अपोजिशन के इस्तीफे, ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू था कि जिसको आज एपीसी में डिस्कस किया जाना था। और तो साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि जो नए इंतखाबात हैं उनका मुतालबा भी किया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ ही हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने ये कह दिया था कि अपोजिशन चाहे जितनी मर्जी तहरीक चला ले, जो मर्जी स्ट्रेटजी अपना ले, हम उन्हें अपनी कारकर्दगी से जवाब देंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये सब कुछ हो गया, एपीसी का एलामिया जारी हुआ और उस एपीसी के एलामिया में अब तक की जो डिटेल सामने आई है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की गई आईएमएफ के हवाले से भी कि जो बजट पेश किया गया, ऐसे हालात में मुल्क की मईशत आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के एहलकारों के सुपुर्द करना ऐसे ही है कि मईशत की गिरती दीवार को आखिरी झटका दिया जा रहा हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इजलास की नज़र में ये हकायक इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान को जयूश और दीगर पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के इमा पर मौशी तौर पर कमजोर किया जा रहा है। मतलब बजट की मंजूरी से पहले ही मौलाना फजल रहमान साहब चाह रहे थे कि एपीसी के तमाम अराकीन आकर बैठे और हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक का सिलसिला है वो जोर शोर से कामयाबी के राहों को छूता हुआ आगे बढ़ सके। लेकिन उनकी तवक्कुआत जो वाबस्ता थी, क्या वो पूरी हो पाएंगी, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे उस बजट के हवाले से जो कि पेश किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो तजावीज़ दी गई थी, जिसे कि हम उससे पहले भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि जो ग्रेड 16 के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 50% इजाफा किया जाए, इसके अलावा जो टैक्सेस हैं उन्हें कम किया जाए, साथ ही साथ जो एक आम मजदूर तबका है उसकी जो उजरत है वो 20,000 रुपये होनी चाहिए। इसके अलावा भी शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि कायदे इस इख्तलाफ हैं, उन्होंने बहुत सारी तजावीज़ दी थी। गो कि ये जो बजट से रिलेटेड एक इजलास का सेशन था उस पर बहस सिमट चुकी है, लेकिन जो तजावीज़ दी गई क्या वो वाकई काबिल गौर हैं कि हुकूमत उन पर अपोजिशन की बात या अपोजिशन की डिमांड्स को फुलफिल कर सके। प्रोग्राम के तीसरा टॉपिक हमारा होगा हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से जो मीडिया टॉक की गई, उसमें उन्होंने कहा है कि अपोजिशन ने आवाज़ ना उठाई तो अवाम खुद ब खुद सड़कों पर निकल आएंगे। मतलब उनका ये सोचना है कि अगर हम ना भी तहरीक को चलाएं, हम कुछ ना भी करें तो इतनी महंगाई हो चुकी है कि अवाम घरों से बाहर निकलेंगे। गो कि किसी हद तक उनकी बात समझ भी आ रही है, क्योंकि आज अगर डॉलर का रेट देखा जाए तो आज डॉलर जो है वो कल के मुकाबले में 4 रुपये पैसा, 4 रुपये की जो करेंसी है उसकी मजीद बढ़ गई है पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक, उससे अगर निस्बतन हम कंपैरिजन करें। और साथ ही साथ सोने की कीमत के हवाले से अगर बात की जाए तो वो अब जो है वो 85,000 रुपये तोला हो चुका है। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम खबर शामिल करेंगे इंटरनेशनल फ्रंट से, और खबर ये होगी कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 2 साला रुकने जो है उसके लिए पाकिस्तान ने भारत की हिमायत कर दी है। ये अहम टॉपिक्स हैं आज के प्रोग्राम के, और अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा दूं। से तजियाकार साहब आज के प्रोग्राम का हिस्सा है, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तजियाकार इफ्तिखार अहमद साहब आज के प्रोग्राम का हिस्सा है, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तजियाकार मुशर्रफ जैदी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है, और तजियाकार अतर काज़मी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं उस एपीसी की जिसका एलामिया मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के खिलाफ कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी तो की है, लेकिन उसमें हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमातों ने भरपूर अंदाज में शिरकत के बाद कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान ने तमाम जमातों को इसम्बलियों से इज्तिमाई तौर पर मुस्ताफ़ी होने और 25 जुलाई को यौम सियाह मनाने की तजवीज़ दी है। सवाल यह है कि क्या मौलाना फजल रहमान की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से हुकूमत मुखालिफ तवक्कुआत पूरी हो पाएंगी, हाँ या नहीं? इफ्तिखार अहमद साहब, आपकी राय सबसे पहले। इससे पहले भी वो कह चुके हैं जब इलेक्शन हुए थे कि हम सबको इस्तीफ़ा देना चाहिए, तब भी उनकी बात नहीं मानी गई थी, तो अब उनकी बात क्यों मानी जाएगी? तो मैं नहीं समझता इसमें कोई वज़न है। 25 जुलाई को क्या होता है, क्या लोग उनके कहने पर प्रोटेस्ट करते हैं, ये भी देखना होगा। और बहुत को ख़ास नज़र नहीं आ रही मुझे बात एपीसी पाकिस्तान में होती रहती हैं, माजी में भी बहुत हुई। ये एक तरीक़ाकार होता है इकट्ठे बैठ के प्रेशर को बिल्ड करने का। मेरा ख़्याल है कि आज एमक्यूएम पता नहीं शामिल हुई या नहीं हुई, मेरे इल्म में नहीं, मैंने भी नहीं देखा। और क्या अपना मैंगल साहब गए या नहीं गए। अगर ये दोनों भी नहीं गए तो फिर उनकी वोटिंग स्ट्रेंथ तो वही रहेगी जो है,
और वोटिंग स्ट्रेंथ के बगैर किसी किस्म का हंगामा करना या मुतालबा करना बेसूद है, उसका कोई नतीजे नहीं निकलेंगे। मैं इत्तेफाक नहीं करता। मौलाना फजल रहमान सीट अपनी हार चुके हैं, शायद उनको भी गुस्सा है, अभी उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। यही सूरत हाल में नज़दीक है। बाकी इतने अच्छे हमारे साथ आज टीम है, ये मुझसे बेहतर आपको बता सकते हैं कि भी क्या नतीजे निकले इसके। मतलब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से जो तवक्कुआत रखी हुई थी मौलाना फजल रहमान साहब ने कि हुकूमत मुखालिफ तवक्कुआत मेरी पूरी हो जाएंगी, उसमें आपको कहीं ना कहीं ऐसी सूरत हाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, आपको लगता है मौलाना फजल रहमान की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से हुकूमत मुखालिफ तवक्कुआत पूरी हुई? नहीं, ना होनी थी, ना हुई, ना नियर फ्यूचर में होंगी। उसकी वजह बुनियादी ये है कि अभी तक कोई कोहेरेंट किसी किस्म का नैरेटिव जो है वो अपोजिशन जमातों के पास नहीं है। जो महंगाई का बम फटा है वो एक तो ये कि वो आहिस्ता आहिस्ता फटा है। आप याद रखिए कि जो डिवैल्यूएशन है पाकिस्तानी रुपी की, वो पहला जो बड़ा उसमें स्टेप लिया वो मिफ्ता इस्माइल ने एज फाइनेंस मिनिस्टर पिछले स्प्रिंग लिया था, यानी कि अब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है जो पहला स्टेप लिया। उसके बाद शमशाद अख्तर साहिबा आके उन्होंने थोड़ा और डिवैल्यू किया, फिर असद उमर साहब ने आके एक दफ़ा नहीं, मेरे ख्याल है 2 दफ़ा उन्होंने डिवैल्यू किया। और उसके बाद से ज़ाहिर बात है मार्केट फोर्सेस और स्टेट बैंक मनूवर्स के तहत जो है जो भी कीमत जो है उसकी आ रही है वो हमारे सामने ही है। ये चीज़ एक दिन में नहीं हुई। अब क्योंकि हमें मीडिया में और तज्जियाकारों को हमारे पास और कोई बात नहीं होती करने को, तो हम 1.5 साल से तकरीबन वही बात कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे बस ये अचानक हुआ है, लेकिन अचानक हुआ नहीं है। और प्लीज़ वो कोई इफ्तिखार अहमद साहब का AC भी कोई बंद कर दें, क्योंकि वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं। तो उसके बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं कह ये रहा था कि जो आपका मौलाना फजल रहमान या किसी भी ऑपोजिशन जमात का अगर ऐसा कुछ उनकी उम्मीद थी कि अचानक से दिए जाते ये महंगाई की वजह से उनका कोई नैरेटिव बन जाएगा, तो मेरा ख्याल है वो नहीं बना। देखिए, याद रखिए कि पूरा एस्टैब्लिशमेंट जो है रिपोर्टेडली अलेजिडली, हमें ये नहीं पता कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन सुनने में आया कि जो धरना हुआ उसमें पूरा एस्टैब्लिशमेंट जो है वो साथ खड़ा हुआ था इमरान खान के, और कितना 4 महीनों के लिए जो है वो, और वहाँ पे तो एक कोहेरेंट नैरेटिव भी था कि इलेक्शन में धांधली हुई, मॉडल टाउन में ज्यादती हुई। उसके बावजूद नहीं, मुझे पता है कि इजाज़त जो है वो आप नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जो है माशाल्लाह 90 सेकंड भी हमेशा तभी पूरे होते हैं जब कोई हैंडसम, सॉरी आपको मैं 90 सेकंड पूरे देती हूं। सॉरी, जो कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में कोई भी बात करना जो है वो उसकी इजाजत नहीं है। आई अपोलोजाइज। आप प्लीज आगे लेके चलिए। आमिर ज़िया साहब, मेरे ख्याल में जो सवाल है, मैं उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा कि सवाल ये था कि भाई मौलाना फजल रहमान साहब क्या मायूस हुए इस जो आउटकम हुआ इस पूरी APC का। मेरे ख्याल में बहुत ही मायूस कुन रही है मौलाना फजल साहब के लिए ये APC। इसका एलामिया अगर आप मुलाहिज़ा करें 2 सफ़ात पे मुश्तमिल एलामिया, उसमें कोई कॉल ऑफ एक्शन नहीं है। उसमें ये नहीं कहा गया कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें कल उनका क्या लाहेअमल होगा। यकीनन मज़म्मत की उन्होंने, बड़े भरपूर अंदाज में मज़म्मत की है, और उन्होंने मईशत पे बड़ा कंसर्न का इजहार किया है। लेकिन उसके साथ साथ वो इस चीज़ का मतलब बताना भूल गए, या उन्होंने कहते हैं ना कि मुनासिब नहीं समझा कि जब वो कहते हैं कि जी कर्ज़ों में मुल्क जकड़ा गया और हमारा ज़्यादातर जो पैसा है, रेवेन्यू जो है वो हमें देना पड़ता है कर्ज़ उतारने के लिए, बताना भूल गए कि जनाब इसकी जो बुनियाद है वो पिछली हुकूमतों की है, क्योंकि 10 माह में यकीनन कर्ज़े लिए लेकिन अभी उनकी अदायगी शुरू नहीं हुई। अभी हम उन कर्ज़ों की अदायगी करें जो कि माजी में लिए गए थे। एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो तवक्कुआत क्या थी मौलाना साहब की, जो वो कोशिश करें कि किसी तरह दोनों बड़ी जमातों को इस बात पर रजामंद कर लें कि वो खम ठोंक कर सड़कों पर आ जाएं, किसी तरह इस्तीफ़ा दे दें इज्तिमाई तौर के ऊपर, और जनाब किसी तरह से हुकूमत का कलाकुमा कर दें, उसको ख़त्म कर दें। अब ये जो उनकी तवक्कुआत है, हमने इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे कई मरतबा बात की, और उसमें मुशर्रफ साहब की इजाज़त से हमने हमेशा बात की, क्योंकि हमें इनके जबर का हमेशा ख्याल रहता है। तो उसमें हम लोगों ने कई बार ये बात की थी कि इस वक्त जो दोनों बड़ी जमातें हैं वो तैयार नहीं हैं, उनकी स्टेक्स हैं सिस्टम के अंदर। सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी चला रही है, उनको मतलब है वो नहीं चाहेंगे किसी भी तरह से कि निज़ाम को लपेट दिया जाए, या खुदा न खास्ता दोबारा इलेक्शन हों, उसके नताइज हमें नहीं पता क्या होंगे। इसी तरह नून लीग जो है वो पार्लियामेंट में बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, अगर आप नंबर 2
पार्टी हो पंजाब में भी और वफाक के अंदर भी, तो आप जो है अपनी उस पोजीशन को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। यकीनन तो मैं समझता हूँ कि जो एक लोग तबक्को कर रहे थे, मीडिया एक हाइप बना रहा था कि पता नहीं APC होगी, आसमान टूट पड़ेगा और उसके बाद अगले दिन से लोग सड़कों पर होंगे, तो एक तो सड़कों पे जो हमने ऐलान देखा है कि उसमें इस तरह का कोई ऐलान नहीं है, और उनको मेरे ख्याल में लीडरशिप को भी पता है कि उनमें कैपेसिटी, ये एबिलिटी नहीं है कि अवाम को जो है मोबिलाइज करके वो ला सकें। तो मेरे ख्याल में इस हिसाब से अगर देखा जाए तो न सिर्फ ये मौलाना साहब के लिए, लेकिन मतलब दीगर जमातों को भी मोबिलाइज करने में मौलाना फजल रहमान उस हद तक कामयाब नहीं हो लेकिन एक मैं जुमला और वर्ड्स करूं कि लेकिन इस तरह की जो कुल जमाती इज्तिमा होते हैं उनकी एक अलामती हैसियत होती है, और उसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने जो कंसर्न या रेड फ्लैग उठाए हैं उस पर हुकूमत को सोचना चाहिए और किसी तरह से उसको एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। आप बिल्कुल इस इज्तिमा को ये नहीं कर सकते कि कोई अहमियत नहीं, अहमियत है, इनकी जमा होने की अहमियत है, लेकिन उसमें कोई कॉल ऑफ एक्शन नहीं, ये मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं। जनरल साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक ऑपोजिशन की इस मीटिंग का ताल्लुक है, एलामिये को अगर आप देखें तो लगता यूँ है कि मुजम्मत के अलावा बाकी सारे अपने अपने रास्ते पे हैं। आप देखिए कि वहाँ पे जो रिपोर्ट आई कि जी मरियम ने कहा कि हमारी जंग इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, वो तो उनके ख़िलाफ़ है जो इनको लेके आए, वो उनके जहन में कौन लेके आए, बाकी किसी ने ये नहीं कहा। तो मैं ये बात कर रहा था कि नून लीग का अपना बयानिया आपस में मेरा नहीं ख्याल क्या मिलता है, और दूसरी तरफ ये है कि मौलाना एक बहुत इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं। मौलाना चूँकि वो ख़ुद इलेक्ट नहीं हो सके तो उनकी कोशिश ये है कि किसी न किसी तरह ये पार्लियामेंट ख़त्म हो जाए और एक दोबारा इलेक्शन हो, क्योंकि वो इस्तीफ़ों की तरफ लोगों को माइल करना चाह रहे थे। और वाज़ेह बात है कि दूसरी दो पार्टियां ये काम नहीं करना चाहती। उनके पास वाज़ेह अगर कोई ऐसा ज़रिया है हुकूमत के ऊपर प्रेशर लाने का, तो वो उनके पार्लियामेंट में पोजीशन है जिसकी वजह से वो ला सकते हैं। और वो थ्रेट जो बड़ी थोड़ी मेजॉरिटी से हुकूमत बैठी हुई है, वो एक लगातार एक तलवार है जो उनके ऊपर लटकी हुई है, जिसकी वजह से ये पार्टियाँ प्रेशर ला सकती हैं। और ये उनको लाजमन अंदाज़ा नहीं कि महंगाई का नारा लगा के वाकई वो लोगों को मोबिलाइज़ करके लेके आएंगे। हमारी हिस्ट्री में इस तरह की बहुत मिसालें नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि महंगाई दूर करना उनके भी बस की बात नहीं। जो मुसीबत खड़ी कर दी गई है वो आगे भुगताने वाली बात। असल चीज़ जहाँ पूछना चाहिए था उनको, इस हुकूमत ने अभी तक ये तकरीबन 13 अरब डॉलर के कर्ज़े ले चुके हैं, और इसके साथ साथ अभी अगर IMF का भी आ जाए तो 6 अरब डॉलर वो भी आ जाएगा, तो ये बन जाता है तकरीबन 19-20 बिलियन डॉलर। अगर आप इतने कर्जा 95 बिलियन था तो आप उतारने के काबिल नहीं हैं, यही इकॉनमी है, तो आपने क्या प्लान बनाई है कि अब अगर आपका 115 अरब डॉलर कर्जा हो गया तो आप उसको कैसे पूरा करेंगे, कैसे उतारेंगे? इस पे बात हो नहीं रही, और यही वो चीज़ है जो कि अल्टीमेटली ऑपोजिशन को सामने लानी है अगर हमने इस हुकूमत से कुछ निकलवाना है। दूसरा, मैं आखिर में एक बात अर्ज़ कर दूं, हम घूम फिर के हम इमरान खान के उस धरने पे आ जाते हैं और फिर यही कहा जाता है कि चूँकि एस्टेब्लिशमेंट एलिजिबिलिटी उनके साथ थी। मैं ये कहता हूँ कि कभी हमें अपने गिरबानों में झांक के एक सवाल रखना चाहिए कि हम ये क्यों नहीं पूछते उस हुकूमत से कि क्या 14 लोग मॉडल टाउन में मार के किसी को 76 दिन के धरने की ज़रूरत है कि इस मुल्क में एक FIR दर्ज नहीं हो सकती? क्या ये मुल्क है वो जहाँ पे 13 लोग जो हमें ये भी पूछना चाहिए कि 13 लोग जो है जब वज़ीरिस्तान में नहीं, और यार तुम देखो तुम्हें बड़ी बुरी आदत है दरमियान में इंटरफियर करने की, बात मुकम्मल कर लेने दो, फिर तुम बोलना तुमने बात की। मुकालमा है, इसमें इंटरफियरेंस की कोई बात नहीं है, मसला है बहुत बड़ा। थोड़ा बर्दाश्त जो है वो हमें सीखनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, नाराज होने की तो बिल्कुल कोई मुकम्मल नहीं करने देते, नहीं तो बात तो पूरी कर लेने दो ना। देखो ना मुशर्रफ, असल किस्सा यही है कि तू दरमियान में कूद पड़ते हो, फिर बात पूरी नहीं होती। तुम बोलो जो जी चाहे बाद में कहते रहना, मैं उसमें मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन यह है कि ये सोचना होगा आप लोगों को कि 4 सीटें अगर कहीं और वो नहीं खोली तो कसूर किसका है? आप एक सिचुएशन को बिल्डअप होने देते हैं, जब आपके गले में पड़ जाती है तो दूसरों को इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं। ये तरीकाकार है जिसकी वजह से आज चीज़ें हम दुरुस्त नहीं कर सके, क्योंकि हम जड़ तक नहीं जाते, जो जहाँ खराबी है वहाँ नहीं जाते। आप जाके अगर पका हुआ फल आपको गंदा नजर आता तो उस पर आप शुरू हो जाते हैं। ये वो चीज़ है, अगर आप लोगों ने अगर एड्रेस करना है तो इस चीज़ को एड्रेस करें, अदरवाइज आई विल ऑलवेज चैलेंज दिस इशू। ओके, अदर काज़मी साहब, देखें, ऑपोजिशन की इस वक्त सिस्टम में स्टेक है। मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं है, इस वजह से उनको पार्लियामान अच्छी नहीं लग रही। उनका मुतालबा ऐसे ही है कि ऑपोजिशन जाके किसी और की सियासी कब्र में खुद लेट जाए, या फिर ऑपोजिशन जाके किसी और की सियासी चिता में खुद को सती कर ले। ऐसा नहीं होगा। दूसरा ये है कि ऑपोजिशन
इतने मासूम भी नहीं है, वो रोटी को चोची नहीं कहते। अभी जो उनकी मौजें लगी हुई है पार्लियामेंट में, उन्होंने जेलों में सड़ना है मुस्ताफी होके। देखें अभी अल्लाह खुश रखे असद कैसर साहब को रोज प्रोडक्शन ऑर्डर, आपको रोज आप जेल से उठते हैं सीधे आ जाते हैं पार्लियामेंट में, 2-2 घंटे तकरीरें करते हैं, एसी लगे हैं, आपको रोज का जो फंड्स हैं वो भी मिल रहे हैं, तनख्वाहें भी मिल रही हैं, तो अपोजिशन क्यों मुस्ताफी होगी? तो अपोजिशन की मौलाना से इस वक्त बहुत ज्यादा स्टेक है इस सिस्टम के अंदर। दूसरा, मौलाना पहली दफा बहुत अरसे के बाद इक्तदार से अलहदा हुए हैं, इस वजह से उनको सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उनकी तो कोशिश ये होगी, वो तो इस हद तक चले जाएंगे, वो तो कहेंगे कि बरतानवी पार्लियामेंट भी रिजाइन कर दे। तो इस वक्त तो उनसे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑपोजिशन उनकी बात मानेगी। ऑपोजिशन के इस वक्त सिस्टम में ज्यादा स्टेक्स हैं और ये कोई तहरीक मुझे आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आती। अपने स्टेक्स दाव पर कभी नहीं लगाएगी ऑपोजिशन। मौलाना फजल रहमान साहब के लिए सवाल ये था कि क्या मौलाना फजल रहमान की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से हुकूमत मुखालिफ तवक्कुआत पूरी हुई? हमारे सभी तज्जियाकारों की राय मुतफक्का है और जवाब ना में है। अब बात करें असेंबली में पेश किए जाने वाले बजट की, जिस पर बहस मुकम्मल हो चुकी है। इस इजलास में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली की जानिब से हुकूमत को अवाम दुश्मन बजट पेश करने पर तनकीद की गई। अरकान ने साबिका अदवार की मिसालें भी दी और इजलास में मजमूई तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत को भरपूर अंदाज में निशाना भी बनाया। ओवरऑल जो अब तक हमने बजट तकारीर देखी हैं उसमें सियासी तकारीर हमें ज्यादा दिखाई दी, जबकि जो अपोजिशन की जानिब से तजवीज़ दिए जाने का अमल था वो हमें मुख्तसर दिखाई दिया। सवाल यह है कि क्या अपोजिशन ने बजट इजलास में काबिल अमल तजावीज़ दी? इफ्तिखार अहमद साहब। ना तो अपोजिशन ने दी और ना ही हुकूमत के पास उस सवाल का जवाब है जो जनरल अमजद शुएब साहब ने खड़ा किया कि ये जो और लोन लिया गया है इसको मौजूद लोन में अगर शामिल किया जाए तो उसको वापस कैसे करना है। जब आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे पैसा नहीं आएगा, जब आप जॉब्स अपॉर्चुनिटी पैदा नहीं करेंगे तो अनारकी बढ़ेगी। इसका दोनों का जवाब नहीं है। और फिर आप किस सेक्टर में काम करना चाहते हैं? क्या आप एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके नताइज जल्दी आते हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद हर फसल अपने नताइज दे जाती है, कामयाब या नाकाम आपको पता लग जाता है। इंडस्ट्री में आपको जब सरमायाकारी करनी होती है तो उसके नताइज में कम अज़ कम 2 सवा 2 साल 2.5 साल लगते हैं। उस पर भी हमें कुछ पता नहीं कि ये क्या करना चाहते हैं। अब इन्होंने टैक्स का निज़ाम जो लाना शुरू किया है, जिसको आज फाइनेंस बिल का हिस्सा बना दिया जाएगा, उससे पूरे के पूरे मुल्क में एक इस्तराब की लहर है। हर आदमी को इन्होंने ख़ुद कंफ्यूज कर दिया है। आज 40,000 रुपये के बॉन्डों के बारे में जो हमारे शहर में हुआ कि लोग अपने बॉन्ड्स लेके गए बचत स्कीमों के दफातर में, तो उन्होंने कहा कि हम इनका क्या करें, हमारे पास तो ढेरों के ढेर और कमरों के कमरे भर गए हैं, तो ये बात भी नहीं हो सकी। फिर ये बात भी सुनने में आ रही है लॉकर्स को खोलना चाहते हैं। एक बयान इन्होंने दिया, उनका पता नहीं कोई नौजवान लड़का है वज़ीर, के घरों पे छापे मारे जाएंगे बाहर, वो बयान इन्होंने वापस ले लिया। अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि करना क्या चाह रहे हैं। बाकी मिनिस्ट्री जो है, आज अखबार में पढ़ रहा था, बैरून मुल्क से इनको खरबहा रुपए आ गए। बहुत ही अच्छा होता उन खरबों रुपए की हमें बता दिया जाता कि उन खरबों रुपए के पीछे ट्रिलियन ऑफ रुपीज़ की जो लूटमार हुई तो वो माफ़ क्यों की गई। देखे ना, इफ्तिखार अहमद को तो आप सज़ा देना चाहते हैं कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की, उसने पैसे को लांचों के ज़रिए बाहर भेजा, फलुद्दे वाले के ज़रिए बाहर भेजा, उसको तो आप पकड़ के उल्टा लटका के उसके नीचे आग जलाना चाहते हैं। और जो ये खरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी के पैसे आपने ले लिए 1% 2%, वो शहजादे कौन हैं? नहीं, देखें ये इतना सिंपल नहीं है जितना आप कहती हैं। ठीक है, बात यह है कि ये मुल्क अपने बदतरीन माशी बहरान में फंस चुका है और ना तो मुझे हुकूमत बता रही है कि इस माशी बहरान से कैसे निकलना है। जो बात की गई कि हम बनाएंगे यहाँ पे लोगों की रिहाइशगाह, तो वहाँ पे एक ऐसा आदमी जो क्रिकेट मैच में बहुत करीब था उन लोगों के जिन लोगों के साथ उसको करीब नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर वो बिडिंग में शामिल होने वाला है। तो फिर जब वो बिडिंग में शामिल होगा और जो तस्वीर हम देख रहे हैं और जो तस्वीर दिखाई जा रही हैं, फिर वो सवाल ये निशान उठेगा कि ये इतनी कुर्बत काय को थी। और पाकिस्तान के पास अगर पैसा नहीं था
तो आप बाहर की को पैसा क्यों दे रहे हैं इस काम की सरमायाकारी करने के लिए? मामलात अच्छे नहीं हैं। तो सिर्फ इस मुल्क में रहने वालों के लिए नहीं, बल्कि इस मुल्क से बाहर जो लोग हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए। अगर टैक्स एमनेस्टी स्कीम से वो फायदा उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं छानबीन जरूर होनी चाहिए। नहीं, ना सिर्फ वो बल्कि मैं जो बात कर रहा हूँ, प्लीज गौर कीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो घर बनाने हैं उसका ठेका मुतवक्का तौर पे जिन लोगों को मिलने वाला है वो लोग एक क्रिकेट मैच में उन लोगों के बहुत करीब थे जिनके करीब उनको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सवाल उठेगा कि ये उनके करीब इतने क्यों थे। जी ठीक, मुझे आगे बढ़ने दें। आमिर ज़िया साहब, बात ही कि जितना बड़ा हमारा इस वक्त कहते हैं गंभीर मसला है इस मुल्क का, वो मईशत है। और मईशत के मसले के ऊपर अच्छी बात ये हो कि हमारे यहाँ कोई कौमी इत्तेफाक राय हो, और उसके लिए जो भी 8-10 पॉइंट जो शहबाज शरीफ साहब ने मिसाक़ मईशत की बात की थी उसको संजीदगी लेना चाहिए। अब जो भी उनकी उसके अंदर हिकमत हो कि वो NRO का उन पर इल्ज़ाम लग रहा है या उनकी पार्टी में कंसेंसस नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को जो है वो बालतर होकर सोचना चाहिए अपने मफादात से, अपने सियासी मफादात से। तो एक तो इस चीज़ की ज़रूरत है। इफ्तिखार साहब ने जो थोड़ा सा मंजरकशी की कि जो हमारी इकॉनमी के प्रॉब्लम है वाकई बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही ख़तरनाक हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या हमारे यहाँ बजट बहस जो हुई उसमें कोई मतलब है संजीदा बहस हुई, या लोगों ने सिर्फ जुमलेबाजी की, या उसमें सिर्फ लोगों ने मतलब हुकूमत का फुलका उड़ाया और हुकूमत ने जो है अपनी जो हिज़्ब इख्तिलाफ थी उसका फुलका उड़ाया? मेरे ख्याल में संजीदगी का फुकदान रहा कि जो हमें एक सीरियसनेस नज़र आनी चाहिए थी इस डिबेट के अंदर। बात ही कि आप यकीनन हिज़्ब इख्तिलाफ का काम है कि धज्जियाँ उड़ा दे वो अगर गलत बजट पेश किया गया, लेकिन साथ साथ जब आप तनकीद करें तो उसका मुतबादिल भी दे रहे हों। अगर आप कहें कि जी ये टैक्स नहीं है तो आप रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कोई मुतबादिल प्लान दें, क्योंकि आपको पता है कि जी आपको डिफेंस पे भी खर्च करना है, कर्जे भी वापस करने हैं, हुकूमत भी चलानी है, तो एक मिनिमम खर्चा तो आपके जहन में एक एक्सपेंडिचर क्या है, तुम्हें वो नज़र नहीं आया। सिर्फ ये बातें हुई कि जी फला चीज़ें गलत की, फला टैक्स गलत है, फला जो आप वो है ये, लेकिन नहीं बात हुई कि जी मोबिलाइज कैसे करेंगे आप फंड्स को। उस पर मेरे ख्याल में हमें इसको अपोजिशन को सोचना चाहिए था। ना पीपल्स पार्टी की तरफ से हुई और ना वो नून लीग की तरफ से हुई। इसी तरह आप अगर PTI की तरफ से भी लेवल ऑफ डिबेट देखें तो उसमें बहुत कोई हौसला अफजा नहीं है बल्कि हौसला शिकन है। तो मैं ओवरऑल अगर पार्लियामेंटेरियन की यहाँ पर परफॉर्मेंस देखूंगा तो हम सबके लिए मतलब तशवीश का बायस होना चाहिए कि वो दे कुड हैव डन बेटर एंड दे शुड हैव डन बेटर, बिकॉज इतना बड़ा हमारे लिए अगर कौमी, मेरे ख्याल में इस वक्त तो एक वॉर फुटिंग के ऊपर जंगी बुनियादों पर हमें एक मिसाक की जरूरत है। और जो सब अबतरी फैली हुई हमारी करेंसी मार्केट के अंदर, अपोजिशन ने संजीदगी जाहिर की और ना ही हुकूमती बेंचेस की जानिब से कुछ अच्छी प्रोडक्टिविटी हमें होती भी नजर आई। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह की भी कोई रिवायत है यहाँ पर कि बजट के दौरान या बजट डिबेट के दौरान कोई ठोस या मुस्बत किस्म की गुफ्तगू शनीद या एक्सचेंज होता हो पार्लियामेंट में। ना पिछले 5 साल में, और धरने का जब भी मेंशन होता है तो वो भले बुरा लगे लेकिन एक हकीकत है, और उसकी तस्वीर और उसकी वीडियो क्लिप्स जो हैं वो भी हकीकत हैं। और यकीनन मॉडल टाउन का सानिया बहुत अफसोसनाक था, लेकिन धरना जो PTI ने दिया था और इमरान खान का जो मकसद था वो मॉडल टाउन की जो है वकालत वो नहीं कर रहे थे, वो अपने खोए हुए या हारे हुए इलेक्शन के बारे में रो रहे थे। उन्होंने भी 5 साल में मुझे नहीं याद आता कि कभी भी कोई ठोस या मुस्बत बजट स्पीच की हो या ऐसे इक़दामात, या इवन जो तनकीद होनी चाहिए थी। यकीनन कुछ इकोनॉमिस्ट थे जो ये समझते थे कि डॉलर रेट जो है उसको पेग करना जो है वो मुनासिब नहीं है। एक्सपोर्ट्स की शरह जो है वो बहुत स्लोली बढ़ रही थी, और इम्पोर्ट्स की ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ थी। ये चीज़ें तो आइडेंटिफाई ज़रूर हुई थी, डेट लेवल्स भी आइडेंटिफाई हुए थे, लेकिन क्या ये पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी या ये अखबारों के कॉलमों में और दीगर नेशनल लीडर्स के साथ मीटिंग्स में और सेमिनार्स में बातें हो रही थी? असल जो अलमिया या जो अफसोस है वो ये कि जो एक अच्छी तजवीज़ है ऑपोजिशन की और पिछले कई महीने से वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तजवीज़ थी वो थी, लेकिन उस तजवीज़ पर भी जो बहस या जो नुकात सामने आए
उनमें कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आई। क्यों ऐसा नहीं हुआ कि एक वाइट पेपर या एक शैडो बजट जो है वो मिफ्ताह इस्माइल और एहसन इकबाल मिलके जो है जो दो बड़े लीडर हैं PML नून के वो पेश करते? क्यों नफीसा शाह या शाजिया मरी जो इतने काबिल मेंबरान हैं PPP के, उन्होंने मिलके कोई जो है काउंटर जो है प्रेजेंट नहीं किया? तो मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन जो है वो ज़रूर कंप्लेन करे, और जो PTI का और प्राइम मिनिस्टर का रवैया है पार्लियामेंट में वो सबके सामने है, लेकिन उसके जवाब में जो अमल रहा है वो कोई खास काबिल तारीफ जो है वो बिल्कुल नहीं। ठीक है, थैंक यू। जनरल साहब, देखिए यहाँ पे जो डिस्कशन हुई है, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि उसमें बड़ी बड़ी सरसरी यानी इस नौइयत के पॉइंट उठाए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके बजट के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं डाल सकते। एक वो आयशा गौस जो हैं पाशा, उन्होंने कुछ बताया और वो मेरा ख्याल है एक रीज़नेबल चीज़ है, क्योंकि इस बजट के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि हम अपना ख़र्चा कम करते, क्योंकि बाहर से कर्ज़े लेने वाले मुल्क को ये हक़ नहीं हासिल कि वो अपने अपने ख़र्चे बढ़ाता रहे, बहुत बड़ी कैबिनेट रखे और इस तरह पैसा खर्च करे जैसे एक शाहाना तरीका होता है और आप जैसे अपने जेब से खर्च कर रहे हैं। उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि एक तो आपने बहुत बड़ी कैबिनेट रखी हुई है, दूसरी तरफ ये है कि आपने ख़र्चा कम करने की बजाय जो आप डिमांड कर रहे हैं पैसा, वो पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। लिहाजा जो गवर्नेंस पे या मैनेजमेंट पे पैसा लग रहा है, जो हुकूमत को बहुत कम करना चाहिए था, वो उसी तरह है। जब एक हुकूमत तब्दीली की बात करती है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बाकी चीज़ें तो शायद उसके हाथ में नहीं, उसके लिए प्लानिंग करनी होगी, लेकिन ये काम तो बड़ा वाज़ेह है कि आप अपने लोगों को कह सकते हैं कि जी इस दफ़ा बजट में आप इतने % अपना कम करें खर्चा, लेकिन वो खर्चा ज़्यादा नज़र आता है। बाकियों ने जैसे नफीसा शाह हैं, उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए वो भी सरसरी से हैं कि आपने ये वादा किया था ये पूरा नहीं किया है। रब्बानी का भी इसी तरह जो पॉइंट 2 एक जो वादे थे, एक यही जो खर्चा बढ़ाने का है, दूसरा आयशा गौस बख्श ने उन्होंने ये भी कहा, आयशा गौस पाशा ने, कि ये जो आपने खर्चा बढ़ाया है इसका आपके पिछले कर्ज़ों से वास्ता नहीं है। आप हमें कहते हैं कि जी इकॉनमी ख़राब हुई इसलिए कि पिछले कर्ज़े आपने ले लिए, लेकिन जब आप खर्चा बढ़ा रहे हैं तो इसका पिछले कर्ज़ों से क्या ताल्लुक़ है? आपकी प्लानिंग में गलती है, आपकी अपनी मैनेजमेंट में मसला है कि आप अपनी गवर्नेंस को ठीक नहीं कर सके, जिसकी बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि आज हमने अगर सिर्फ ऑपोजिशन की तरफ से पॉइंट्स एक दो लोगों के एक दो लोगों के अलावा बाकी किसी ने कोई बजट में, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले कहा था वो ये है कि कर्जा उतारने की प्लान किसी ने नहीं मांगी, वो मांगनी चाहिए थी लोगों इनसे कि ये आप कर्जे उतारेंगे कैसे जो इतने चढ़ा दिए आप। अतर काज़मी साहब, देखें पिछले 70 साल में कब बजट पे कोई भी मुफीद तजावीज़ हुकूमत या अपोजिशन की जानिब से आई है जिससे आवाम को फ़ायदा हो? बड़े बड़े लोगों के यहाँ पे नाम लिए गए, दोनों अपोजिशन जमातों में बड़े बड़े जमहूरी नाम हैं, लेकिन ये जमहूरी डेकोरेशन पीस हैं, ये प्लास्टिक के फल हैं, इनसे आवाम को कभी फ़ायदा नहीं होगा, आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। और जहाँ तक इस हुकूमत का अपना तर्ज अमल है, ये आप देखें कि इतनी कन्फ्यूजन ये फैलाते हैं। अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो बार बार फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि क्या हमने अपने एसेट्स डिक्लेयर करने हैं, क्या करना है, प्राइस बॉन्ड्स की यहाँ पे जिक्र हुआ। तो काम कम कर रही है हुकूमत, शोर ज़्यादा कर रही है, और जो जमहूरी डेकोरेशन पीस हैं अपोजिशन में प्लास्टिक के फल, उनसे खैर की कोई तवक्को नहीं है। जमहूरी डेकोरेशन पीसेस ज़्यादा हैं, उससे खैर की तवक्को नहीं है। सवाल ये था कि क्या अपोजिशन ने बजट इजलास में काबिल अमल तजावीज़ दी? हमारे सभी तजज़ियाकारों की राय मुतफ़िक़ा है और जवाब ना के साथ है। लेनी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जिन्होंने कहा है कि 70 साल की तारीख में आज तक ऐसा मौशी बहरान पहले कभी नहीं आया। मुल्क में मौशी इमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है, इसे नाफिज के बगैर कोई चारा नहीं है। अपोजिशन के पास वक्त कम है, अगर ये निकले तो आवाम खुद निकल पड़ेगी, मतलब अगर अपोजिशन नहीं निकलेगी तो आवाम बाहर सड़कों पर होंगे। सवाल यह है क्या आवाम गुस्से में हुकूमत के खिलाफ निकलने को है? आमिर ज़िया साहब। जनाब, इसके लिए तो कोई वो होना चाहिए, पोल होना चाहिए कि पता चले कि लोग निकलने को तैयार है नहीं। लेकिन अगर हम समझें पाकिस्तान की मईशत को
कि एक तो हमारी डिक्लेयर्ड इकोनॉमी है, उससे बड़ी हमारी जो है वो काली इकोनॉमी है। वो इकोनॉमी काली भी नहीं कहना चाहिए कि जो कहते हैं ना कि उस रिपोर्टेड इकोनॉमी नहीं है, और उसका भी एक बहुत बड़ा साइज़ है हमारे यहाँ। मतलब यकीनन जो मिडिल क्लास है बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा मतलब है तंग है, हमें करेंसी जो है हमारी बिल्कुल डामाडोल हुई हुई है, स्टॉक मार्केट है, लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं समझता कि यहाँ पर जो अवाम की सूरत हाल है वो इस हद तक पहुँच गई है कि कोई वो जो हमारे बाज़ लोग तमन्ना करते हैं कि इनकलाब फ्रांस वाली सूरत हाल हो जाएगी, तो वो मुझे नज़र नहीं आता। क्योंकि हमारे यहाँ लोग अपना धंधा किसी न किसी तरह चला लेते हैं। हमारी मतलब एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, मईशत है हमारी काफ़ी डोमिनेट करती है, तो उसके अंदर जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर मतलब अच्छे खासा मतलब है अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हम खुद पैदा कर रहे होते हैं, गंदम अनाज ये वो, तो इस तरह का मैं नहीं लगता। लेकिन यकीनन जो हमारे इस इख्तिलाफ के बाज़ दोस्तों की लोगों की ख्वाहिश है कि जी लोग निकलें, लेकिन उस पर भी ये अपनी पूरी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे शहबाज शरीफ साहब। हमारी ये मज़ेदार बात ये कि ज़बान है उसके आगे मैदान है, आप घोड़ा दौड़ाते चले जाएं, कहीं पर भी जाके ना रोकें, और लोग फिर हमारी सुर्खी बन जाती है, उस पर बात करने लगते हैं। तो इतना बड़ा मतलब है तूफान होता नहीं जितना हम स्क्रीन पे बर्पा कर रहे होते हैं। जी ठीक, इफ्तिखार अहमद साहब। मैं इत्तेफाक करता हूँ, और ये जो फ्रांस के इंकलाब की बात करते हैं उसके नतीजे में नेपोलियन खूना पाट आता है जी, वो मैंने वो आपके लिए छोड़ दिया था। नहीं, उसके लिए उसके बाद नेपोलियन पूना बाट आता है। कोई जमहूरियत नहीं होती है, सिर्फ लोगों के हाथों को देख के किसका हाथ सख्त है और किसका नरम है, काटने से बात नहीं बनेगी। और आमर ने बहुत अच्छा कहा कि अगर हमारी रूरल इकोनॉमी न होती तो पता नहीं इस मुल्क में फनाई कब की आ गई होती। देखे ना, हमारे गंदम जब पैदा हम करते हैं तो लोग जाते हैं देहातों में, अपने हिस्से की गंदम काटते हैं और साल की गंदम रख लेते हैं, तो कहत से वो बच जाते हैं। दूध भी वो उनके पास अपना आ जाता है, कोई सब्ज़ियाँ अपनी उनकी आ जाती हैं, और भी छोटी मोटी चीज़ें उनके पास आ जाती हैं। कोई फलों का बाग में कोई मजदूरी करता है तो वो 4 फल भी वो खा लेता है, 2 मुर्गियाँ पाल लेता है। ये वो मुर्गियाँ नहीं है जो इमरान बेचारा कह रहा था पालो और हमने इमरान का मजाक उड़ाया, तो इसलिए वो सूरत हाल नहीं है। लेकिन शहरों के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं। देखिए, शहरों के अंदर कुछ भी नहीं रहा, रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। देखो, डरो उस वक्त से जो हम कई लाख बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, 20-20, 30-30 लाख रुपया दे के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको क्या नौकरी तुम दोगे? अगर 20,000 30,000 की भी नौकरी दोगे तो जितना पैसा उन्होंने अपने खर्चा किया है तालीम के लिए, वो तो कई सालों में वही वापस नहीं आएगा। हम क्या कर रहे हैं, इस पर भी गौर करें ना, और इस पर गौर करने की ज़रूरत है। आज इंकलाब नहीं आएगा, चले कल नहीं आएगा, लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो फिर इंकलाब बहुत खौफनाक होगा और ख़तरनाक होगा। और फिर क्लाइमेट चेंज जो आ रही है, जिससे मैं मुतासर हो रहा हूँ बतौर एक देहाती, कि इस दफ़ा जो हमारी गंदम तैयार थी तो ज़ालाबारी हुई, उस ज़ालाबारी से हमारी गंदम को नुकसान पहुँचा, और उसका जो दाना होता है जो वो शिवर कर जाता है। जब शिवर कर जाता है तो उसका वेट कम हो जाता है। हमारी जो सब्जियां हैं उनको भी मुतासर किया इस क्लाइमेट चेंज ने। तो हमें क्लाइमेट चेंज को भी देखना है, हमें ये जो बच्चे पैदा करने की कमाल हमने तो एक स्पीड रखी है सब कॉन्टिनेंट में। वेदर क्लाइमेट चेंज को हमें नहीं देखना होगा, और सूरत हाल फिर वही है कि इनकलाब अभी नहीं, लेकिन आएगा, जब भी आएगा, चाहे वक्त दरकार है इसको, लेकिन इनकलाब आएगा। डरे आप इनकलाब, लेकिन वो नहीं होगा जो आप सोच रहे हो, फ्रांस वाला नहीं होगा, मुख्तलिफ होगा। मुशर्रफ ज़रीर साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अवाम जो है वो दुनिया की सबसे फराग दिल, नरम दिल और हॉस्पिटेबल जेनरस हमारी अवाम है, हम लोग हैं। ये वो मुल्क है जो दुनिया का सबसे महंगी चीनी जो है, जो यहाँ ख़ुद बनाता है, उसके रेट ऊपर रखता है, क्योंकि कुछ गरीब लोगों को जो है उससे आमदन जो है मिल जाती है। और हम वो मुल्क हैं जहाँ जो तेल इंपोर्ट होता है, जो काफ़ी महंगा इंपोर्ट होता है, लेकिन सबसे सस्ता हम वो तेल इंपोर्टेड तेल बेचते हैं। तो ये जो तज़ादात हैं जो मुख्तलिफ दीगर किस्म के नाटक हैं जिनके तहत बयानिए पेश किए जाते हैं, सफाई के, क्लीननेस के, सबसे गैर करप्ट तरीन लोग जो हैं वो
जो कोर्ट से भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो फिर भी हुकूमत चला रहे होते हैं। तो ये सारा आवाम के सामने हो रहा है और आवाम को इस पे निकलने का तो सवाल ही नहीं है। पिछले दौर में भी ऐसे, पिछले अदवार में ऐसे कई वाक़े थे और ऐसे कई मोमेंट्स थे जब लगा कि जी अवाम जो है वो इस तरह निकल आएगी, उस तरह निकल आएगी। जब सिर्फ तब पाकिस्तानी अवाम निकलती है जब बिल्कुल पानी जो है वो बिल्कुल सर से ऊपर चला जाता है, और उस वक्त नहीं जब अवाम को तकलीफ होती है नेसेसरली, क्योंकि तकलीफ बर्दाश्त करना एक तरह से एक तमगा है इस अवाम का, वो तो कर लेती है। लेकिन जब ज्यादती की इतनी हद हो जाती है कि अवाम जो है वो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहती है रियली वाकई मतलब इस हद तक आप उतर आए हो। जब मतलब जनरल मुशर्रफ का कोई जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जी उड़ाई, अवाम कभी नहीं निकली। फाइनली जब एक ऐसे जज के साथ उन्होंने ज्यादती की जिसके साथ शायद ज्यादती उस वक्त बनती भी थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त तक अवाम इतने ज्यादा एक्सेसेस देख चुकी थी तो अवाम तंग होकर उसने कहा कि यार खुदा का खौफ करो, इतना ज्यादा नहीं। और इसमें जो लेसन है, जो सबक है, वो बड़ा अहम है कि अवाम बहुत कुछ बर्दाश्त करती रहेगी। अभी हम उस नहज पे नहीं पहुंचे, अभी बहुत टाइम है। हुकूमत को बिल्कुल रिलैक्स करना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, घबराना नहीं है, क्योंकि अभी जो इनकॉम्पिटेंस है वो उस लेवल तक नहीं पहुंची है कि अवाम जो है वो निकले, घबरा सके और बाहर निकल सके। जनरल साहब देखिए, इस वक्त जो इकॉनमी की सूरत हाल है, ये जैसे हम बात कर रहे हैं कि अबतर है, बड़ी ख़राब है, ये वो नहीं है किस्सा। ये आपकी सर्वाइवल का मसला है। हम बिल्कुल एक ट्रैप में जा चुके हैं और एक ऐसी सूरत अब हमारे सामने बनती जा रही है जहाँ पे हमारी बसात से बढ़ के ये चीज़ें सामने आ रही हैं, कर्ज़े और ये चीज़ें। तो इन हालात में आप ये कहें कि हम आवाम को बाहर लाएंगे, पहली बात तो ये कि आवाम को बाहर ला नहीं सकते आप सड़कों पे, मेरा नहीं ख्याल, जैसे भी सारे लोग कह रहे हैं, मुशर्रफ भी कह रहे हैं और बाकी भी, ये पॉसिबल नहीं है, ये इनकी अपनी सकत से बाहर है। लेकिन अवाम आ भी जाएँ अगर मिसाल के तौर पर, तो उससे आपकी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। इन सब की अपनी बका इस चीज़ में शामिल है कि ये इंसानों की तरह सोचें, मुहिब्बे वतन बन के सोचें, और जो मिसाक मईशत का किस्सा आपने छेड़ा था उस पर बात करें। ये मिल के कोई मईशत को ठीक करने का काम करें, वरना ये किसी के पास की बात नहीं रहेगी। अगर ये कोई सोचता है कि इस हुकूमत को निकाल के मैं आके महंगाई कम कर दूंगा, बिल्कुल वो अमकाना सोच है, उसकी हो ही नहीं सकता। जिस ट्रैप में हम जा चुके हुए हैं, इस ट्रैप से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए इन सबको बैठना होगा और उस पे बात करनी होगी। ये सड़कों पे लाने वाली अगर बात ये करेंगे तो ना इनके हाथ में कल कुछ रहेगा, ना आज बैठे हुए उनके हाथ में कुछ रहेगा। ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है जिसमें आज हम पहुंचे हुए हैं जहाँ तक। तो मेरा ख्याल है कि इन लोगों को शायद अदराक नहीं, या अदराक करने का सोच नहीं रहे। इनको सोचना चाहिए कि आज मईशत के जो हालात हैं उनको ठीक करने का तरीका ये नहीं है कि हम सड़कों पे आएं, ये बैठे वहाँ पे और बिल्कुल मईशत, वो जो मिसाक के मईशत की बात हो रही थी उसका सोचें। ठीक, अदर काज़मी साहब देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि गरीबों की मुश्किलात का हमें जो दिला रहे हैं, हमारी तवज्जो दिलवा रहे हैं, वो हमज़ा शहबाज साहब, मरीम नवाज़ साहिबा और बिलावल साहब दिलवा रही हैं। वो लोग जो सोने का चमचा लेके पैदा हुए, उनको क्या लगे गरीबों के मसाइल से। दूसरा, ये सिर्फ इस हवाले से नहीं, पाकिस्तान की ये एक जनरल बदकिस्मती है। यहाँ पे इंसानी हकूक़ के कारकुन वो हैं जो अमेरिकन ड्रोन को देख के बगलें बजाते थे और कहते थे ज़बरदस्त, 2 ड्रोन और मारो। यहाँ पे औरतों के हकूक़ की कारकुन फेमिनिस्ट वो हैं जो अपनी नौकरानियों को अपने बच्चे उठा के बाहर जो है औरतों के हकूक़ के लिए जुलूस करती हैं और घर में 4-4 नौकरानियाँ उन्होंने रखी होती हैं। तो ये पाकिस्तान एक तजादात से भरी हुई सोसाइटी है। जहाँ तक आवाम की बर्दाश्त का ताल्लुक है, मैं इस पर बिल्कुल जो है एग्री करता हूँ। इतनी बर्दाश्त है, जिन लोगों को हमने 70 साल बर्दाश्त किया, कोई भी गैरतमंद कौम इन लोगों को बर्दाश्त कर सकती थी। तो मेरे ख्याल में अब जो ये छोटे मोटे मसाइल हो रहे हैं, इनको भी ये कौम बर्दाश्त करती रहेगी और इसी तरह चलता रहेगा। मैं नहीं देखता कि कोई मैस कोई प्रोटेस्ट होंगे या कोई बड़ी तहरीक चलेगी। ठीक, इतनी कैपेसिटी है पाकिस्तानी कौम में कि इन तमाम तरह सिचुएशन को वो संभाल सके और बर्दाश्त करे, आगे भी बर्दाश्त करते हुए दिखाई देगी। सवाल ये था कि आवाम गुस्से में हुकूमत के खिलाफ निकलने को तैयार है, और इसमें मैं कंक्लूड करके आती हूँ। मैं बिल्कुल मौका दे रही हूँ आपको, सिर्फ कंक्लूड कर दूँ इस टॉपिक को कि सभी तज्जियाकारों की राय मुतफिक और जवाब ना में है। मुख्तसर रखेगा इफ्तिखार साहब, मुझे अगली स्टोरी की तरफ बढ़ना है, इंतहाई मुख्तसर रखेगा। एक बात सुने, 1977 में जो लोग बाहर निकले, जिनको महंगाई के ख़ात्मे के ख्वाब दिखा के बाहर लाया गया, वो था इस मुल्क के अंदर उस तबाही का आगाज़ जिस तबाही को हम आहिस्ता आहिस्ता देखते जा रहे हैं। एक
और दूसरी जनरल साहब ने एक बात कही जिस पे हमें गौर करना चाहिए। रोज़ हमें कहा जाता था पीटीआई वाले कि मौजूदा हुकूमत इतना लूटमार रोज़ाना का कर रही है। अब 9 महीने के अंदर कितने अपना दिन होते हैं, उतने दिनों का हिसाब तो दे कि वो लूटमार तो बंद होगी, वो तो जेलों में चले गए, उस जेलों में जा रहे हैं। तो 9 महीने से रोज़ाना की वो जो लूटमार आपने बचाई, जो इकट्ठा किया, वो पैसा किधर है? जी इजाज़त दीजिए मैं आगे बढ़ सकूं। बात है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हवाले से, जिसमें कहा जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनीत के लिए भारत को 55 ममालिक की हिमायत हासिल हो गई है। 2021 और 2022 के लिए 5 गैर मुस्तकिल अरकान के लिए 15 ममालिक के दौरान इलेक्शन अगले साल जून में होंगे। पाकिस्तान इस चीज़ की हिमायत कर चुका है भारत के लिए। सवाल यह है कि क्या सलामत में भारत की हिमायत से दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर कोई असर पड़ेगा? मुख्तसर रखेगा अपना जवाब। जनरल साहब मैं आपसे आगाज़ करूंगी। देखिए, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि कोई ऐसा ताल्लुकात पे असर नहीं पड़ेगा। ये एक यकतरफा फेवर है। हमने भारत से कोई इसके बदले में कोई ऐसी फेवर लेने की बात नहीं की। और फिर उनको वैसे भी मेरा ख्याल है चूँकि बहुत सारे ममालिक की हमायत हासिल थी और हो सकता है कि उनको नज़र आ रहा हो कि ये यकीनी है उनकी फ़तह इसमें, तो उनको सीट मिल जाएगी। इसलिए पाकिस्तान ने भी मेरा ख्याल है वो एक मसालिहाती रवैया इख्तियार कर लिया, वरना इसका फ़ायदा कोई नहीं। ठीक है, पाकिस्तान को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अतर काज़मी साहब, देखिए, जो यूएन की सियासत है, जो यूएन की अपनी डिप्लोमेसी है, उसको हमें बायलैटरल जो हमारे ताल्लुकात हैं भारत के साथ, उससे अलग होकर देखना पड़ेगा। यहाँ पे एशिया पैसिफिक ग्रुप है जिसमें 55 ममालिक हैं और वो सब के सब भारत को सपोर्ट करें। अगर पाकिस्तान अपनी 2 इंच की मस्जिद बना के अलहदा बैठ भी जाएगा तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो वाई नॉट उनको सपोर्ट भी करें, उन पर एहसान भी चढ़ा लें और मॉरल हाई ग्राउंड भी ले लें। तो मेरे ख्याल में ठीक किया है पाकिस्तान ने। ठीक है, आपकी नज़र में ठीक है, लेकिन फ़ायदा फ़िलहाल पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। इफ्तिखार अहमद साहब, आपकी राय क्या है? आई एग्री कि जो किया गया वो ठीक किया गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आप उसमें से भी बाहर निकल के बैठना चाहते हैं, वो मुनासिब नहीं था। ठीक है, तो पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दाम उठाया गया वो आपकी नज़र में भी बेहतर था। आमिर ज़िया साहब, मुशर्रफ साहब के पास खबर है, पहले आप इनसे पूछिए। जी मुशर्रफ ज़री साहब प्लीज़। नहीं, खबर ऐसा सच नहीं, मेरा ख्याल है अथर जो है वो ये कह चुके हैं एशिया पैसिफिक ग्रुप में। पहले तो ये कि सलामती काउंसिल में रुकनीत के लिए वोट, जैसे आपने खुद फरमाया ज़रियाब, ये वोट तो अगले साल जून में होगा, अगले साल जून में, यानी कि तकरीबन 1 साल बाद। इस वक्त सिर्फ ये हुआ है कि एशिया पैसिफिक ग्रुप के जो 55 ममालिक हैं उनसे एक राउंड जो लिया गया है कि अगर भारत जो है वो नॉमिनेशन दे तो आपको इस पर कोई तनकीद या ऑपोजिशन तो नहीं है। तो ये वैसी बात है कि ये पूछा गया है कि आपको इस पे आप रोकना तो नहीं चाहते इसे। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान ने इसकी हिमायत की। पहली बात तो ये वाज़ेह करना ज़रूरी है। दूसरा ये कि कितना हसीन होगा अगर भारत की जारहियत और उसकी गैर जो लीगल डोमेन है उससे बाहर, इंटरनेशनल लॉ से बाहर जो उसका बिहेवियर रहा है पाकिस्तान की तरफ, जो बालाकोट में उसने पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश की और उसका जो मुंह तोड़ जवाब मिला, उसके बावजूद पाकिस्तान अपने अखलाकी जो हायर ग्राउंड है जो उसने बरकरार रखा। जब उसने अभिनंदन को वापस दिया, जब उसने मोदी के इलेक्शन को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम किया, हर मोड़ पे पिछले 1.5-2 साल से तसलसल के साथ, बल्कि 1.5-2 साल क्या, आप पिछली हुकूमत में भी चले जाएं, वो अलग बात है कि यहाँ पर जो है वो रवैया मुख्तलिफ था, लेकिन पाकिस्तान का रवैया भारत के साथ मुसलसल जो है वो मस्बत पॉजिटिव रहा है और भारत का रवैया पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नफी और नेगेटिव रहा है। यही तसलसल जारी रखना जरूरी है ताकि दुनिया को बिल्कुल आप बेनकाब कर दें भारत को कि ये लोग हमसे दोस्ती या इस खित्ते में अमन या दुनिया में स्टेबिलिटी चाहते ही नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट फिर परस्यू करने पड़ते हैं और वो दीगर जहां पे बाकी दुनिया हम पर हावी होती है या हम पर मुसल्लत होती है, उसका फिर हमें जवाब देने में आसानी हो जाएगी। तो अगर हम करते भी हिमायत तो उसमें कोई हर्ज नहीं था, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है क्योंकि ये वोट एक्चुअली हुआ नहीं। देखिए, 55 ममालिक की हिमायत हासिल है, हम सिर्फ उस हिमायत के हासिल होने पर डिस्कशन करें कि इससे कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। हमने सिर्फ ऑब्जेक्शन नहीं की, हमने ऐसा हिमायत नहीं की। India has crossed 62-63. ठीक, आमिर ज़िया साहब।
बात ही कि हमारे यहाँ मुसलसल एक अपीजमेंट की पॉलिसी चल रही है, और वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, नून लीग का दौर हो, और पीटीआई के दौर में भी उसका तसलसल है। हमने करके देखा कि हमारे बड़ा फैशन ये बन चुका है कि जी हम मतलब मॉरल हाई ग्राउंड रखें। बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि उस मॉरल डिप्लोमेसी में मॉरलिटी की कोई अहमियत नहीं होती है। सियासत जो है ए मॉरल खेल है, उसमें ये नहीं होता कि आप इमॉरल हो गए और आप मॉरल हो गए। बात ये होती है कि आपके रियासत के मफाद में क्या है। हम अगर वन साइडेड कंसेशन डिप्लोमेसी में देते हैं वो अच्छा शगुन नहीं होता, क्योंकि उसके जवाब में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, भारत की तरफ से एक जुमला नहीं मिल रहा। तो फिर वाई नॉट, भाई ठीक है, आप हमें भी पता है कि हम नहीं जी सकते, लेकिन ये वो मौका है कि जब आप भारत के जो ह्यूमन राइट वायलेशन है इतनी रिस्पॉन्सिबल निशिस्त पे, मैंने कि आप उसको नॉन परमानेंट मेंबर बनवा रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल का, आपके पास मौका था कि आप जनाब बताते कि भारत का कितना भयानक चेहरा है, किस तरह से ये अपने तमाम हमसाय ममालिक के खिलाफ जारहाना ज़ाहिम रखता है, किस तरह से भारत जो है वो ह्यूमन राइट वायलेशन जो है वो सिर्फ कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में नहीं कर रहा बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कर रहा है। वो मुसलमानों के साथ कर रहा है, वो क्रिश्चियंस के साथ कर रहा है, वो जहाँ मौका मिलता है सिखों के साथ कर रहा है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को जब एक तरफा दोस्ती की ख्वाहिश से कभी भी अमन नहीं होता। अमन जो होता है वो ताकत की बल के ऊपर होता है, और हम जब तक अपनी मईशत को दुरुस्त नहीं करते, अपने दिफा को मजबूत नहीं करते, आप इस तरह की एक तरफा कंसेशन देते रहे, वो मुझ पे ताव देंगे, हंसेंगे और कंसेशन ले लेंगे। भारतीय ताल्लुकात या खारजी ताल्लुकात गिव एंड टेक की बुनियाद पर चलते, इससे ज़्यादा कभी एक तरफा जो ताल्लुकात होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्या सलामती काउंसिल की हिमायत जो थी, हिमायत से दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर कोई असर पड़ेगा? ये सवाल था हमारा आज के प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट का, और हमारे सभी तज्जियाकारों की राय मुतफ़िक़ा है। जवाब ना के साथ है कि पाकिस्तान अगर एक तरफा कोशिशें करता रहेगा तो खातिर खा कोई पाकिस्तान को अच्छा या पॉजिटिव इनिशिएट नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही प्रोग्राम न्यूज़ मेकर से मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।